प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के अध्ययन का गांधीवादी दृष्टिकोण। यस, क्या भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, भारतीय शासन के अध्ययन का गांधीवादी दृष्टिकोण। मतलब भारत की राजनीति को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारत के संविधान को, भारत के शासन को यदि आप वास्तव में गंभीरता से समझना चाहते हैं तो इसके लिए गांधीवादी दृष्टिकोण को समझना भी अति आवश्यक है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राजनीति के अध्ययन का जो गांधीवादी दृष्टिकोण है, ये 7वां दृष्टिकोण है। मैं 6 दृष्टिकोण आपको समझा चुका हूँ, आज 7वां दृष्टिकोण है। मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि भारतीय संविधान को, भारतीय राजनीति को समझने के लिए मुख्यतया 9 दृष्टिकोणों की चर्चा की जाती है। मैं 9 के 9 दृष्टिकोण आपको समझाऊंगा। बाकी जो अन्य दृष्टिकोण है उनका भी मैं अंतिम वीडियो के अंतर्गत आपको किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य दूंगा। अर्थात मूल बात यह है, जैसे वास्तविक रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है, राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण है, राजनीतिक समाजीकरण का दृष्टिकोण है, दुनिया भर के दृष्टिकोण है जिनसे कि भारतीय राजनीति को समझा जा सकता है। इसमें से मैं आपको 9 दृष्टिकोण बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आज 7वां दृष्टिकोण होगा क्या? भारतीय राजनीति का अध्ययन का गांधीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, भारतीय राजनीति अध्ययन का गांधीवादी दृष्टिकोण। बेटा साथियों, यदि वास्तव में आपको भारतीय राजनीति की वास्तविकता को समझना है, भारत के संविधान की वास्तविकता को समझना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, भारतीय शासन को गंभीरता से समझना है, तो भाई इसके लिए गांधीवादी दृष्टिकोण को भी समझना अति आवश्यक है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज वास्तव में भारत के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में जो बिखराव आ रहा है, उस बिखराव का मूल कारण यही है कि हमने पश्चिमी प्रतिमान को अपनाया है भारत के अंतर्गत। अर्थात हमारे भारत के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जो संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिमान लिया है वह ब्रिटेन से लिया है। तो गांधीवादी दृष्टिकोण तो यही कहता है कि पश्चिमी प्रतिमान को अपनाने के कारण ही भारतीय समाज के अंतर्गत, भारतीय राजनीति के अंतर्गत बिखराव आया है। तो वास्तविक रूप में भारत की राजनीति को समझना है तो गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर भी आप भारतीय राजनीति को समझ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एक बात समझाता हूं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि दृष्टिकोण क्या होता है। ये बात मैं प्रत्येक लेक्चर में आपको समझाता आ रहा हूं। इसका कारण है क्योंकि जब तक दृष्टिकोण का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप वास्तविक रूप में गांधीवादी दृष्टिकोण नहीं समझ पाएंगे। तो दृष्टिकोण का सीधा सा अर्थ होता है देखने का नजरिया। अर्थात वास्तविक रूप में दृष्टिकोण का सीधा सा अर्थ होता है कि किसी भी समस्या विशेष, क्या कह रहा हूं, किसी भी समस्या विशेष, घटना विशेष, विषय विशेष का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन के लिए जो आधार सामग्री तय की जाती है, जो आधार सामग्री निर्धारित की जाती है, वह आधार सामग्री ही दृष्टिकोण कहलाता है। तो यहाँ भारतीय राजनीति का अध्ययन करना एक समस्या होगी और भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए यहाँ जो आधार सामग्री ली गई है वह गांधीवादी आधार सामग्री ली गई है। अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उनके आधार पर भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इसे गांधीवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। तो दृष्टिकोण का सीधा सा भावार्थ हुआ कि किसी भी समस्या विशेष या घटना विशेष या विषय वस्तु को समझने के लिए जो आधार सामग्री अपनाई जाती है उसे ही दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में इसे आप देखने का नजरिया भी कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति को हम किस नजरिए से देख रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय राजनीति को गांधीवादी नजरिए से देखने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाएगा या भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। यस प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बात समझनी है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सारे दृष्टिकोण आप समझ जाइएगा। उसके बाद में भारतीय
संविधान को समझने में आपको कतई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, यदि आपने दृष्टिकोण नहीं समझे और आप सीधा ही भारत का जो संविधान है, संविधान का निर्माण से प्रारंभ करते हैं और संविधान सभा को आप रट लेते हैं, प्रस्तावना को रट लेते हैं, विशेषताओं को रट लेते हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व इत्यादि जो भी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सबको डायरेक्ट ही आप यदि रटने का प्रयास करते हैं तो भारत का संविधान नहीं समझेंगे। सबसे पहले आपको दृष्टिकोण समझना है। जो 9 दृष्टिकोण मैं आपको यहाँ 7वां दृष्टिकोण अपलोड कर रहा हूँ, 2 दृष्टिकोण और अपलोड करूँगा, 9 के 9 दृष्टिकोण समझिएगा। इसके बाद में आप भारतीय संविधान को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ नोट किया दृष्टिकोण, उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टिबिंदु, पद्धति। क्या मतलब हुआ, देखिएगा भाई। वास्तविक रूप में जब भारत की राजनीतिक अध्ययन किया जाता है तो इसके लिए जो विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए हैं, तो इनमें जो दृष्टिकोण शब्द है, इस दृष्टिकोण शब्द का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया गया है। क्या, दृष्टिकोण को उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टिबिंदु और पद्धति भी कहा गया है। मतलब पर्यायवाची रूप में दृष्टिकोण को उपागम की संज्ञा भी दी गई है, परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, दृष्टिबिंदु भी कहा जाता है और पद्धति भी कहा जाता है। हाँ, यदि आप राजनीतिक सिद्धांत का गंभीरता से अध्ययन करना चाहते हैं तो फिर वहां पर इन सभी का सूक्ष्म अंतर पाया जाएगा। मतलब इनमें अंतर पाया जाता है। लेकिन जब भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आप समझ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप दृष्टिकोण, उपागम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टिबिंदु, पद्धति, इनमें से किसी भी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात पर्यायवाची रूप में इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप गांधीवादी दृष्टिकोण के बजाय इसे गांधीवादी उपागम भी कह सकते हैं, या इसे गांधीवादी परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं, या इसे गांधीवादी दृष्टिबिंदु भी कह सकते हैं, या इसे गांधीवादी पद्धति भी कह सकते हैं। यस, अब दृष्टिकोण है क्या, मैंने यहां नोट भी किया है, समझा भी चुका हूं पहले। दृष्टिकोण समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। अर्थात वास्तविक रूप में दृष्टिकोण किसको कहते हैं, मतलब जिस समस्या का अध्ययन किया जा रहा है उस समस्या के अध्ययन के लिए जो आधार सामग्री अपनाई जाती है उसे ही दृष्टिकोण कहा जाता है। मतलब किसी भी समस्या विशेष को किस नजरिए से देखा जा रहा है उसे ही दृष्टिकोण कहा जाता है। तो यहाँ पर समस्या भारतीय राजनीति का अध्ययन करना और आधार सामग्री है गांधीवादी आधार सामग्री। मतलब गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। किसको, भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारत की सरकार को, भारत के शासन को। यस, चलिए अब हम मूल बात लेते हैं, गांधीवादी दृष्टिकोण। बेटा, वास्तविक रूप में जो गांधीवादी दृष्टिकोण है इसमें जो मूल बात है, जो नोट करने के मैंने डायग्राम भी बनाया है, वैसे सब बातें इसमें समाहित हो जाती हैं, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यह लिखा है, पश्चिमी औजारों से भारतीय जनजीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब देखो, हो क्या रहा था कि वास्तविक रूप में पश्चिम के अंतर्गत जो दृष्टिकोण दिए गए थे, जैसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, राजनीतिक विकास का उपागम है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपागम है, राजनीतिक संस्कृति का उपागम है, राजनीतिक समाजीकरण का उपागम है, दुनिया भर के उपागम दिए गए। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में पश्चिमी जो नजरिया है उस नजरिए से भारत की राजनीति को नहीं समझा जा सकता, ये गांधीवादी दृष्टिकोण कह रहा है। इसलिए यहाँ मैंने नोट किया कि पश्चिमी औजारों से, मतलब पश्चिम के जो उपागम है उनसे भारतीय जनजीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अर्थात भारत की राजनीति को, भारत के जनजीवन को पश्चिम के उपागमों से, पश्चिमी नजरिए से नहीं समझा जा सकता है। वास्तविक रूप में भारत की राजनीति को, भारत के जनजीवन की यदि आपको गंभीरता से, गहराई से व्याख्या करनी है तो फिर इसके लिए आपको गांधीवादी दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ेगा। और गांधीवादी दृष्टिकोण का सहारा ले रहे हैं तो इसका मतलब आप भारतीय राजनीति को, भारतीय संविधान को गांधीवादी या गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके आधार पर समझेंगे। अर्थात भारतीय राजनीति को वास्तविक रूप में गांधी जी के सिद्धांतों के द्वारा समझने का प्रयास किया जाएगा। कैसे, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि सबसे पहले आप अपने साधन तय कीजिएगा। मतलब गांधी जी का कहना है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। जैसे मान लीजिएगा, गांधी जी का कहना है कि आप सबसे पहले अपना साधन तय कीजिएगा। साधन यदि आपका पवित्र है तो साध्य तो स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा कि वास्तविक रूप में हम, अब आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि हम आज़ादी चाहते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन आज़ादी हमारा साध्य है, लक्ष्य है, पर इससे पहले चूंकि आज़ादी प्राप्त करना वास्तविक रूप में एक नैतिक लक्ष्य है, ये बात सत्य है,
परंतु इससे पहले हमें हमारे साधन चुनने हैं। तो गांधी जी ने कहा है कि हम अहिंसक साधनों के द्वारा आजादी प्राप्त करेंगे, हिंसा का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने स्पष्ट रूप में कहा था कि यदि हिंसा को ईश्वर भी मान्यता दे देगा तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। मतलब यदि हिंसा को ईश्वर भी स्वीकार करता है तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा, ये गांधी जी कह रहे हैं। तो गांधी जी का कहना यह कि सबसे पहले आप अपने साधन चुने, लक्ष्य तो स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। मतलब वास्तविक रूप में साध्य चुनने से पहले आप साधन चुने। गांधी जी का कहना है कि साधन भी नैतिक होने चाहिए और साध्य भी नैतिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा उस समय इनका जो साध्य था वो था भारत की आज़ादी, तो भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने जो साधन चुने वो साधन भी पवित्र थे, अर्थात इन्होंने हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वास्तव में भारत की राजनीति को आज समझना है, आज भारत के संविधान को समझना है, तो फिर गांधी जी का जो मॉडल है उसमें यही बात मूल आएगी। क्या आएगी कि भाई वास्तव में राजनीति के अंतर्गत साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। साध्य और साधन दोनों क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। तो क्या आज भारत की राजनीति के अंतर्गत साध्य और साधन दोनों पवित्र हैं? नहीं। मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जब कभी भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये बात तो सत्य है कि उम्मीदवार का जो साध्य होगा क्या होगा? चुनाव जीतना। लेकिन अब यहां यदि साधन की बात आती है तो क्या उम्मीदवार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए नैतिक साधनों का ही प्रयोग किया जाता है? क्या अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता? यस, उम्मीदवार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए नैतिक अनैतिक सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है और साध्य है चुनाव जीतना। तो यहां गांधी जी के आधार पर यदि भारतीय राजनीति का विश्लेषण करेंगे तो हम पहले यह कहेंगे कि उम्मीदवार को सबसे पहले अपने साधनों की तरफ ध्यान देना होगा और वो साधन केवल नैतिक होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, किसी भी रूप में वहां पर हिंसा, छल, कपट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जबकि हम व्यवहार में देखते हैं कि वास्तविक रूप में जो उम्मीदवार होते हैं उम्मीदवारों के द्वारा अनैतिक साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है। जब अनैतिक साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है साधन के रूप में चुनाव जीतने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब साधन ही अपवित्र है, अनैतिक है, तो फिर साध्य भी अपवित्र और अनैतिक होगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत जो राजनेता हैं वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि वो घोटाले करते हुए पाए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में घोटाले होने का मूल कारण यही है क्या कि जब साधन ही अपवित्र है तो साध्य भी अपवित्र होगा। जब चुनाव जीतने के लिए जो साधन अपनाए जा रहे हैं वो अनैतिक है, अपवित्र है, वास्तविक रूप में वो धर्म पर आधारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जो उनका लक्ष्य है भारतीय राजनीति में जाना, तो भारतीय राजनीति के अंतर्गत जब वो जा रहे हैं तो साधन अपवित्र है, अनैतिक है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति को भी वो क्या बना देंगे? अनैतिक, अपवित्र बना देंगे। वो घोटाले करेंगे, निश्चित रूप में करेंगे, वो भ्रष्टाचारी बनेंगे, वो रिश्वतखोरी करेंगे, वो भाई भतीजावाद करेंगे। इसलिए यदि वास्तविक रूप में गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन करना है तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में भारत की राजनीति शुद्ध, पवित्र, नैतिक तभी होगी जबकि सबसे पहले यहां पर जो साधन है उन साधनों की पवित्रता पर, उन साधनों की नैतिकता के ऊपर ध्यान दिया जाए, अर्थात वो साधन धर्म पर आधारित होने चाहिए। स्वयं गांधी जी ने कहा है कि वास्तविक रूप में धर्म और राजनीति का पृथक्करण नहीं हो सकता। वास्तविक रूप में यदि धर्म को राजनीति से अलग किया जाता है तो फिर वह राजनीति नहीं है बल्कि मौत का फंदा है। कौन कह रहे हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जी कह रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति का आधार धर्म होना चाहिए, राजनीति का आधार नैतिकता होना चाहिए, राजनीति का आधार समाज के सर्वोच्च मूल्य होने चाहिए, राजनीति का आधार वास्तविक रूप में छल, कपट, अनैतिकता, अपवित्रता नहीं होना चाहिए। और आज हम देखते हैं आज राजनीति का आधार ही अनैतिकता, अपवित्रता, वास्तविक रूप में हिंसा है। इसलिए भारत की राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत बिखराव आ रहा है। समाज का विघटन होता जा रहा है, समाज का विचलन होता जा रहा है, समाज व्यवस्था चरमराती जा रही है। इसका मूल कारण यही है कि हमने पश्चिमी औजारों का प्रयोग किया है, जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली को भारत के अंतर्गत अपनाया गया है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो
भारत की राजनीति को गंभीरता से समझना है तो वास्तविक रूप में मैं दावे के साथ कहता हूं कि गांधीवादी दृष्टिकोण सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण है। दुनिया के सामने तीन ही तो मॉडल है, एक तो गांधीवादी मॉडल है, गांधीवादी प्रतिमान है, एक है उदारवादी प्रतिमान है, और तीसरा है साम्यवादी प्रतिमान। उदारवादी प्रतिमान, साम्यवादी प्रतिमान और गांधीवादी प्रतिमान। आज कह तो ये दिया जाता है कि पूरी दुनिया में उदारवाद की जीत होगी। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये मान लिया गया कि साम्यवादी विचारधारा की हार हो गई है, पराजय हो गई है और उदारवादी विचारधारा की जीत होगी। परंतु हम ये भी तो कह रहे हैं कि भारतीय समाज की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, अपना अलग परिवेश है। ऐसी स्थिति में भारत की राजनीति का शुद्धिकरण करना है तो इसके लिए साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना अति आवश्यक है। और साध्य और साधन की पवित्रता के ऊपर गांधी जी ने सबसे ज्यादा बल दिया था। इसी के साथ में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी राजनीति के आध्यात्मिकीकरण की बात की थी। अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले ने भी यही कहा था कि वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। और आज हम देखते हैं कि भारत की राजनीति वास्तविक रूप में गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। आज भारतीय राजनीति के अंतर्गत छल, कपट, अनैतिकता, अधर्म का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप में जो साधन होते हैं वो साधन अपवित्र और अनैतिक होते हैं। आज ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति मैकियावली पर आधारित है, मैकियावलीवाद पर आधारित है। क्यों? क्योंकि मैकियावली स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है बेटा, नोट करिए। मैकियावली कह रहे हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचार के अंतर्गत आता है। मैकियावली कह रहे हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे। इसका मतलब मैकियावली तो ये कह रहा है कि आप तो अपना साध्य तय कर लो, साधन तो स्वतः ही पवित्र माने जाएंगे। मतलब मैकियावली स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए और राज्य की रक्षा करने के लिए चाहे नैतिक साधन हो, अनैतिक साधन हो, सबका प्रयोग किया जा सकता है। तो आज पूरी दुनिया में गांधीवाद पर आधारित राजनीति नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया की राजनीति मैकियावलीवाद पर आधारित है। फिर से कह रहा हूं, आज पूरी दुनिया की राजनीति, न केवल भारत, पूरी दुनिया की राजनीति मैकियावलीवाद पर आधारित है, गांधीवाद पर आधारित नहीं है। क्योंकि गांधीवाद पर यदि राजनीति आधारित होगी तो वहां पर साधन और साध्य दोनों पवित्र होंगे, जबकि आज पूरी दुनिया के अंतर्गत आप देखिएगा वास्तविक रूप में राजनीति मैकियावलीवाद पर आधारित है। अर्थात आज राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वो साधन अपवित्र, अनैतिक होते हैं, उनका आधार धर्म और कर्तव्य नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो आप यहां नोट करेंगे कि वास्तविक रूप में भारत की राजनीति का आधार भी गांधीवाद नहीं है बल्कि मैकियावलीवाद है। क्यों? क्योंकि मैकियावली ने ही वास्तविक रूप में धर्म और राजनीति को आधुनिक समय में सबसे पहले अलग किया था कि राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए, राजनीति में नैतिकता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब धर्म और राजनीति, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण आधुनिक समय में सबसे पहले मैकियावली ने किया था दुनिया में। और वास्तविक रूप आज पूरी दुनिया की राजनीति मैकियावलीवाद पर ही आधारित है। इसलिए राजनीति के अंतर्गत घोटाले होते हैं, इसलिए राजनीति के अंतर्गत अनैतिक, अपवित्र साधनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राजनीति का आधार धर्म और कर्तव्य नहीं है। समझ रहे हैं? तो वास्तविक रूप में यदि गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वास्तविक रूप में जो उम्मीदवार होते हैं या वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत जो उम्मीदवार होंगे वो जीतने के बाद में विधायक, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो वास्तव में उनके द्वारा जो साधनों का प्रयोग किया जाता है वो साधन नैतिक और पवित्र नहीं होते हैं। और जब साधन ही नैतिक और पवित्र नहीं है तो साध्य कभी भी नैतिक और पवित्र नहीं हो सकता है। यस, हाँ, मैं इसके बारे में इतना जरूर कह सकता हूँ, आज की डेट में वास्तविक रूप में आज भारत के अंतर्गत एक तो यूपी के अंतर्गत अर्थात उत्तर प्रदेश के अंतर्गत योगी सरकार के द्वारा वास्तविक रूप में एक आदर्श मॉडल रखा गया है भारत के सामने। और इसी के साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों ही वास्तविक रूप में साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर खरे उतरते हैं। यस, दोनों ही साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर खरे उतरते हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में भारत की राजनीति को यदि शुद्ध करना है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया था क्या कि राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए, अर्थात इनका कहना है कि साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके आधार पर आप संपूर्ण बातें समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान है डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता का रुझान गांधीयन मॉडल की ओर है। मतलब डॉक्टर मेहता ने भारतीय राजनीति का जो विश्लेषण किया है वो गांधीयन मॉडल के द्वारा किया है, जैसा कि ये मैंने आपको यहाँ समझाया है। फिर डॉक्टर मेहता ने अपनी पुस्तक लिखी है मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, अर्थात भारत में राजनीति और आधुनिकीकरण, भारत में राजनीति और आधुनिकीकरण, ये डॉक्टर मेहता की पुस्तक है। इस पुस्तक में
संसदीय व्यवस्था अर्थात उदारवादी जनतंत्री विचारधारा के औचित्य पर प्रश्न व्यापक रूप से उठाया है। अर्थात डॉक्टर मेहता ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया भारत में, ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली की जननी कौन है? ब्रिटेन है, और ब्रिटेन से ही संसदात्मक शासन प्रणाली भारत में ली गई है। तो यहाँ पर डॉक्टर मेहता ने संसदीय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न व्यापक चिन्ह लगाया है। अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में भारत की परिस्थितियाँ अलग थी, और जब भारत की परिस्थितियाँ परिवेश अलग था तो ऐसी स्थिति में इसके लिए पश्चिमी मॉडल को, अर्थात ब्रिटेन का जो संसदीय मॉडल है, संसदीय व्यवस्था का जो प्रतिमान है, इसको नहीं अपनाना था। क्यों? क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है, इसी के कारण वास्तविक रूप में भारतीय समाज के अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय राजनीति के अंतर्गत बिखराव आया है। और इसी के कारण भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि घोटाले की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जगह जगह घोटाले हो रहे हैं, जगह जगह रिश्वत ली जा रही है, जगह जगह हम देखते हैं कि राजनीतिक हत्याएं भी की जा रही है, पॉलिटिकल मर्डर भी हो रहे हैं। तो ये मतलब इनका मूल कहना ये है कि वास्तव में जो संसदीय व्यवस्था है, वो संसदीय व्यवस्था का जो औचित्य है, इसके ऊपर ही इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि भारत के अंतर्गत, चूंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र राज्य है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर पश्चिमी औजारों को, पश्चिमी प्रतिमानों को अपनाना उचित नहीं था। इनका कहना यह है। अगली बात करें डॉक्टर मेहता की वर्तमान राजनीति, आज की बात है, आज के समय में वर्तमान राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक क्षेत्र में आए बिखराव का मूल कारण इस व्यवस्था में ही निहित विसंगतियों में देखते हैं। मतलब डॉक्टर मेहता का मूल कहना यह है, क्योंकि ये गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि आज वास्तव में भारत की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और सामाजिक क्षेत्र में जो बिखराव आया है, उसका मूल कारण इस व्यवस्था में निहित विसंगतियों में ही देखते हैं। कौन सी व्यवस्था में? संसदीय व्यवस्था में। आप स्वयं देखिएगा कि भारत के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत बिखराव आ रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिखराव आ रहा है, और राजनीति के क्षेत्र में भी बिखराव आ रहा है। हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में भी घोटाले हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी जो है हम ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में यहाँ पर भी काफ़ी कुछ खामियां या विसंगतियाँ पाई जाती हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी देखते हैं कि यहाँ पर भी सामाजिक विघटन या विचलन होता जा रहा है। तो इसका मूल कारण जो माना जा रहा है वो संसदीय व्यवस्था को ही माना जा रहा है। अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत गांधीवादी प्रतिमान को अपनाया जाना चाहिए था, और गांधीवादी प्रतिमान या गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मूल बात एक ही है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में राजनीति के क्षेत्र में जो साधन होते हैं पवित्र नहीं होते, नैतिक नहीं होते। जैसे कि उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए कितने ही अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हैं। अब जब वो साधन ही अपवित्र है तो उनका साध्य, वो कहेंगे कि हम देश की सेवा करेंगे, तो क्या देश की सेवा करेंगे? वो कहेंगे हम जिस भी संसदीय क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए, उस विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र का विकास करेंगे, तो क्या विकास करेंगे जब उनके साधन ही अनैतिक है, अपवित्र है, धर्म पर आधारित नहीं है? तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वास्तविक रूप में पैसे का दुरुपयोग किया है, बहुत ज़्यादा जो है धन बर्बाद किया चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में फिर वास्तविक रूप में जो चुनाव जीत जाएंगे तो सबसे पहले जो पैसा खर्च किया है उस पैसे को इकट्ठा करेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में विधानसभा के क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का विकास कहाँ कर पाएंगे वो? क्यों? क्योंकि उनके साधन ही अपवित्र है, अनैतिक है, तो फिर साध्य भी अनैतिक, अपवित्र होगा। ये बात गांधी जी का कहना है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी यही बात कही थी। नेक्स्ट अगली बात, मॉडल 3 है दुनिया के सामने आज, गांधीवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, साम्यवादी मॉडल। वैसे उदारवादी विचारधारा की जीत हो गई है। क्या? गांधीवादी मॉडल, साम्यवादी मॉडल और उदारवादी मॉडल, इसको आप पूंजीवादी भी कह सकते हैं। तो वास्तविक रूप में उदारवादी विचारधारा की पूरी दुनिया में जीत हो गई है। अब ध्यान दें, मार्क्सवादी जब तक इस देश के इतिहास, संस्कृति और परंपरा को नहीं समझ लेते, वे आधुनिकीकरण के माध्यम नहीं बन सकते। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में डॉक्टर मेहता का कहना है कि वास्तव में अगर यहाँ मार्क्सवादी या साम्यवादी प्रतिमान को भी अपनाया जाए भारत में, तो वो भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था का संघर्ष के माध्यम से समापन करना चाहते हैं, जबकि 1991 में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये विचारधारा अपने आप में विफल हो गई है। ठीक है, तो मार्क्सवादी जब तक इस देश के, मतलब भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा को नहीं समझ लेते, वे आधुनिकीकरण के माध्यम नहीं बन सकते। अर्थात वास्तव में जब यहाँ
भारत के इतिहास और संस्कृति को, परंपरा को समझा जाएगा तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में साध्य और साधन की पवित्रता की बात आएगी। कैसे आएगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत में मनु से लेकर के, मनु की मनुस्मृति पुस्तक का नाम है, मनु की मनुस्मृति, मनु से लेकर के और गांधी जी तक केवल एक ही बात कही गई है। क्या बात कही गई है? कि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक नहीं बनेगा तब तक चाहे आप कितने ही कानून बना दीजिएगा, वास्तविक रूप में अपराधों को दूर नहीं किया जा सकता। और अपराध दूर स्वतः तब हो जाएंगे जब प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी बन जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर साध्य और साधन दोनों की पवित्रता और नैतिकता को ध्यान में रखेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कठोर कानूनों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और स्वयं गांधी जी चाहते भी ये थे, क्या चाहते थे? राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे तो गांधी जी का कहना था कि धीरे धीरे राज्य को, अपना जो कार्य क्षेत्र है वो घटाना है, बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है। क्यों? क्योंकि वो साधन और साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। नेक्स्ट, गांधीयन मॉडल की अवहेलना कर पश्चिम का अंधानुकरण सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर मेहता का कहना है कि जो गांधी जी का प्रतिमान था, जो गांधीवादी दृष्टिकोण था, इसका वास्तविक रूप में एक प्रकार से उपेक्षा की गई, इसकी अवहेलना की गई और पश्चिमी मॉडल को अपनाया गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो गांधीयन मॉडल की अवहेलना कर पश्चिम का अंधानुकरण सबसे बड़ी भूल थी। मतलब ये वास्तव में डॉक्टर मेहता का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, अर्थात पश्चिमी प्रतिमान को अपनाया, अर्थात संसदीय या संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें वास्तविक रूप में गांधीवादी प्रतिमान को ही अपनाना था, जो कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देता है। जबकि पश्चिमी प्रतिमान की बात आती है तो उसमें वास्तविक रूप में इन दोनों की पवित्रता पर बल नहीं दिया जाता है। अगली बात, डॉक्टर मेहता गांधीवादी व्यवस्था को भारतीय जीवन के सर्वाधिक निकट पाते हैं। अर्थात डॉक्टर मेहता ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मतलब भारत में राजनीति और आधुनिकीकरण के अंतर्गत लिखते हैं कि गांधीवादी व्यवस्था को भारतीय जीवन के सर्वाधिक निकट पाते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में गांधी जी ने जो अपने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, कितने ही सिद्धांत दिए। तो ये जो सिद्धांत थे स्वयं गांधी जी ने कहे कि ये सिद्धांत उतने ही प्राचीन हैं जितने प्राचीन पहाड़ हैं, पर्वतमालाएं हैं। तो ये सिद्धांत कोई नए नहीं हैं। गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि ये सिद्धांत वास्तव में इतने ही प्राचीन हैं जितने प्राचीन पहाड़ हैं, पर्वतमालाएं हैं। और मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने इनको सामाजिक क्षेत्र से उठा करके राजनीति में लागू कर दिया है। अर्थात गांधी जी का कहना है कि मैं इनको राजनीति में अपनाना चाहता हूँ। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, साध्य और साधन की पवित्रता, नैतिकता। गांधी जी का कहना है कि ये सामाजिक क्षेत्र में तो प्राचीन समय से प्रयोग में हो रहे हैं, लेकिन इनका राजनीति में भी प्रयोग होना चाहिए। अर्थात राजनीति में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, साध्य और साधन की पवित्रता का प्रयोग होना चाहिए। ये बात गांधी जी कह रहे। क्यों कह रहे? क्योंकि वास्तविक रूप में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत प्राचीन समय से ही इन सिद्धांतों का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इसलिए डॉक्टर मेहता का कहना है कि गांधीवादी व्यवस्था भारतीय जीवन के सर्वाधिक निकट है। क्यों निकट है? क्योंकि भारत में प्राचीन समय से ही गांधी ने जो सिद्धांत दिए हैं, गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए हैं, जैसे साध्य और साधन की पवित्रता का सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिए हैं। बाकी जो अन्य अनेकों सिद्धांत हैं, जब मैं गांधी जी समझाऊंगा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत, तो उस समय ये सारे सिद्धांत आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ केवल संकेत दे रहा हूँ। तो ये सिद्धांत वास्तव में प्राचीन समय से भारत में अपनाए जा रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर मेहता का कहना है कि वास्तविक रूप में भारतीय जनजीवन के, भारतीय जीवन के, भारतीय संस्कृति के निकट था ये। कौन? गांधीवादी व्यवस्था। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, गांधी जी स्वयं ने कहा कि मैंने वास्तविक रूप में कोई वाद नहीं दिया है, मैंने कोई गांधीवाद नहीं दिया है, मैंने तो वही बातें कही हैं जो भारत में प्राचीन समय से अपनाई जा रही है। हाँ, मैंने एक काम नया किया है कि मैंने इन सिद्धांतों को सामाजिक क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में लागू किया है। ये गांधी जी की देन है। सामाजिक क्षेत्र में तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, साध्य और साधन की पवित्रता का प्रयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है। अब गांधी जी ने यह कहा कि इनका राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रयोग होना चाहिए। यस, इसलिए गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति को यदि आप समझते हैं तो आपकी बात दिखाई देगी कि हमारे भारत की राजनीति के अंतर्गत साध्य और साधन की पवित्रता नहीं है। वास्तविक रूप में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का, अपरिग्रह का प्रयोग ईमानदारी से नहीं किया जाता है।
सत्याग्रह की बात आती है तो यहाँ पर सत्याग्रह के नाम पर नेताएं बैठ जाते हैं और वहाँ पर घर से चलने से पहले वो फर्स्ट क्लास भोजन लेते हैं, जूस इत्यादि लेकर के फिर आकर वहाँ बैठते हैं, बोलते हैं कि भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कष्ट कहाँ दे रहे हैं, वो तो पहले ही भरपेट भोजन करके आ रहे हैं, उसके बाद ही बैठ रहे हैं। जबकि गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह का प्रयोग वही करे जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता हो। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। स्वयं गांधी जी 21 दिन का उपवास रखते थे या नहीं रखते थे? 21 दिन का उपवास। तो ऐसा इसलिए करते थे कि आत्मिक शक्ति से वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था को, सरकार को बाध्य किया जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए, जैसा कि गांधी जी ने बाध्य किया था ब्रिटिश सरकार को। यस। अगला है उनके तर्कों का जोर, मतलब डॉक्टर मेहता के तर्कों का जोर इसी पर है कि अरविंद, विवेकानंद और गांधी भारतीय समाज की एकता, विविधता और झंझावातों के उपरांत जीवित रहने की क्षमता को समझने में सफल हुई है। मतलब देखो सीधी सी बात यह है कि वास्तविक रूप में गांधी जी, अरविंद और विवेकानंद भारतीय समाज की एकता, विविधता, विभिन्नता और झंझावातों, विभिन्न समस्याओं के उपरांत जीवित रहने की क्षमता को समझने में सफल हुई। मतलब यहाँ मूल बात यह है कि वास्तव में भारत के अंतर्गत अनेकों समस्याएं आई, अनेकों उतार चढ़ाव आए, इसके बावजूद भी हमारे जो सर्वोच्च मूल्य हैं वो सर्वोच्च मूल्य आज तक भी बरकरार है। परंतु जो पश्चिमी प्रतिमान भारत में अपनाया गया है उस प्रतिमान के कारण हमारे यहाँ जो हमारे सर्वोच्च मूल्य हैं, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, साध्य और साधन की पवित्रता, नैतिकता, इनको धीरे धीरे भुला दिया गया है। ये मूल बात इनका कहना है। ठीक है। और अंतिम है गांधीवादी चिंतक श्रीमन नारायण अग्रवाल ने भी गांधीवादी दृष्टि से भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया है। मतलब ये जो श्रीमन नारायण हैं इन्होंने भी वास्तविक रूप में ये गांधीवादी चिंतक हैं। कौन? श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने भी गांधीवादी दृष्टि से भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया है। अर्थात इनका कहना यह है कि वास्तव में भारत की राजनीति का विश्लेषण करना है तो यहाँ यही देखना होगा कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, साध्य और साधन की पवित्रता के ऊपर बल दिया जा रहा है या नहीं। तो हम व्यवहार में देखते हैं तो हमारे भारत की राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में साध्य और साधन की पवित्रता के ऊपर बिल्कुल भी बल नहीं दिया जाता है। और इस आधार पर यदि हम भारत की राजनीति का विश्लेषण करें तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में पश्चिमी प्रतिमान को अपनाने के कारण हमारे यहाँ सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में बिखराव आया है। ये हो गया आपका भारतीय राजनीति के अध्ययन का गांधीवादी दृष्टिकोण। मुझे पूरा विश्वास है आप गांधीवादी दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।